Hello students, this is me Archana. So now we will start The Sound of Music Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing. इस चैप्टर में हम लोग एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक डेफ है लेकिन फिर भी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती है और परफॉर्म करती है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले चैप्टर को रीड करें, जो हार्ड वर्ड्स है उसके वर्ड मीनिंग्स लिखें कॉपी में इंग्लिश में, है ना। उसके बाद फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझें। ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भगवान ने एवलिन ग्लैनी से भले ही सुनने की क्षमता छीन ली है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे दे दिया है, जो कि वो सुन तो नहीं सकती लेकिन बहुत अच्छे से फील कर सकती है डीपली, जैसा कि हम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो फिर म्यूज़िक को इसीलिए बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन ये पढ़ेंगे कि एवलिन ग्लैनी ने कैसे फिज़िकल डिसेबिलिटी से लड़ा और अपने लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में चेंज किया। ठीक है, चलो sorry. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह है। जॉशल मीन्स सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अपना अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आई है, वहाँ पे अपना पोजीशन लेने के लिए। और एक स्लाइट गर्ल मतलब थिन गर्ल है, जो कि अपने एज से भी छोटी लग रही है। वो 17 ईयर्स की है लेकिन वो उससे भी छोटी लग रही है, और वो बहुत नर्वस है लेकिन एक्साइटेड भी है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है ट्रेन का वो उसे महसूस कर सकती है। और ये इसका रॉयल प्रेस्टिजियस एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में पहला दिन था, और वो किसी भी टीनेजर्स की तरह ही बहुत ही डॉन्टिंग मीन्स बहुत ही डरी हुई थी, जो कि स्कॉटिश फार्म में उसे जाना था जहाँ पे लंदन में। ठीक है, बट This aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. और उसके सामने एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था profoundly means half. वो मतलब शुरुआती दौर से ही पूरी तरह से डेफ नहीं थी, वो धीरे धीरे करके डेफ हुई, है ना। तो एवलिन ग्लैनी जो है, लॉस ऑफ हीयरिंग हैड बिन ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे करके उनकी जो हीयरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे जाती है। उनकी मम्मा जो है रिमेंबर करती है कि जब वो नोटिस करती है कि जब वो एवलिन 8 ईयर्स ओल्ड की थी और वो पियानो बजा रही थी, तो वो उनका नाम बुलाती है और वो वहाँ से हिलती नहीं है, मूव नहीं करती है। एवलिन पियानो बजा रही थी और उनकी मम्मा उसको बुलाती है, तो वो वहाँ से हिलती नहीं है, मीन्स वो कुछ सुनती नहीं है। ठीक है, तो इसाबेल ग्लैनी ये बताती है, उसकी मम्मा का नाम है इसाबेल ग्लैनी। तो फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a तो यहाँ पे for quite a while कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, conceal means to hide something, कुछ समय के लिए अपनी बढ़ती हुई जो डेफनेस है उसको तो फ्रेंड्स और टीचर्स से एवलिन छुपा लेती है, लेकिन जैसे ही वो
11 साल की होती है, 8 साल के बाद जब वो 11 साल की होती है तो वैसे ही उनके मार्क्स जो है कम होते जाते हैं। तो उनके जो हेड मास्टर हैं, उनके जो टीचर्स हैं, वो उनके पेरेंट्स को अर्ज करते हैं, मीन्स बोलते हैं कि आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से उन्हें पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं, उनकी सुनने की क्षमता है, हियरिंग कैपेसिटी है, वो सीवियरली इम्पेयर हो गई है, मीन्स सीवियरली डैमेज हो गई है। और ये नर्वस सिस्टम जो है उनका, वो जो सुनने वाला नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है। तो वो उनको एडवाइस देते हैं कि आप क्यों नहीं एक हियरिंग एड्स बोलते हैं ना, जो मशीन, वो आप इसके लिए लगवा लेते हैं और फिर इनको एक डेफ स्कूल में भेज दीजिए करके। तो फिर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना एवलिन बताती है कि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मेरे सामने ऐसा लगा कि सारा कुछ अंधेरा छा गया है, काला छा गया है ना। तो बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो लेकिन इसे गिव अप नहीं करना चाहती थी, हार नहीं मानना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और वो चाहती थी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ यानी कि नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ और मैं अपना इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में बरकरार रखूं। तो वो एक दिन नोटिस करती है कि एक बच्ची जो है, एक गर्ल ज़ाइलोफोन बजाती है और वो डिसाइड करती है कि मैं भी इसे बजाऊंगी। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो उन्हें डिस्करेज करते हैं, बट परक्यूनिस्ट रॉन फोप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक जो परक्यूशनिस्ट है, मतलब जो ड्रम या तबला बजाते थे, उसे बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो रॉन फोप्स जो है वो उनकी पोटेंशियल को, उनकी पावर को पहचानते हैं और वो बोलते हैं कि चलो मैं 2 लार्ज ड्रम को अलग अलग नोट्स पे अलग अलग साउंड में बजा रहा हूँ और तुम उन्हें सुनना मत, तुम उन्हें अपने कानों से मत सुनना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और उन्हें तुम किसी दूसरे तरीके से मतलब समझने की और सुनने की कोशिश करो। Says Alvin, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो वो बोलती है कि जैसे ही जो तेज आवाज़ वाले थे उनको मैं अपने कमर के नीचे का जो पोर्शन है ना, पैर तक, उसके वाइब्रेशन से पहचान जाती थी, और जो स्लो साउंड वाले थे उनको मैं अपने कमर के ऊपरी जो बॉडी पार्ट्स थे उनसे मतलब उनको पहचान जाती थी, महसूस करती थी। ठीक है, तो Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो फोर्ब्स जो है ये एक्शन जो है रिपीट करते हैं बार बार, हाई टोन में, लो टोन में वो ड्रम्स को बजाते हैं, और एवलिन को फिर धीरे धीरे ये पता चलता है कि जो कुछ नोट्स है, सर्टेन नोट्स जो है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में महसूस कर सकती है। तो फिर वो बोलती हैं कि मैंने अपने माइंड को ओपन किया और वाइब्रेशंस और साउंड को सुनने और समझने की कोशिश की। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो जैसे ही कुछ चीज़ें तो उनको बॉडी पार्ट्स से या उनके सेंसेस से पता चल जाता था, लेकिन उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना था, बहुत मेहनत करना था। तो बाकी जो वो इतने अच्छे से प्ले कर पाती थी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वो उनके शेयर डिटर्मिनेशन मीन्स बहुत ही हार्ड वर्क का नतीजा था। ठीक है, She never looked back from that point onwards. फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का भी टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जब वो 16 ईयर्स की थी, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए भी ऑडिशन दिया था और उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है उस एकेडमी में स्कोर किया था, जो कि उनकी
पूरी हिस्ट्री में नहीं था। और धीरे धीरे फिर वो ऑर्केस्ट्रल वर्क की तरफ मूव करते गई और परफॉर्म करते गई। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। फिर बाद में उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस भी दिए और एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स में उन्होंने टॉप अवार्ड्स भी बहुत सारे जीते अपने म्यूज़िक कोर्सेस में। शी हैड एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सारी चीज़ों के लिए वो ये नहीं चाहती कि हाँ मुझे कोई हीरोइक अचीवमेंट दे या फिर मुझे एक हीरोइक के रूप में पहचान मिले। वो बोलती थी कि जब आप हार्डवर्क करते हो और आप कहीं पे भी जाते हो तो आप जानते हो कि आपको वो चीज़ मिल जाएगा, मीन्स जो आपका रिस्पेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mystery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। तो इसके बाद जैसे ही उन्होंने बताया कि जैसा कि आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपको अपने आप ही हासिल हो जाती है। तो वैसे ही धीरे धीरे ये मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई। मल्टी परक्यूशनिस्ट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाने लगी और उन्होंने मास्टरी भी की थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में। और उनका जो है एक हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया, मीन्स उन्हें इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस करने थे, इतने ज़्यादा प्ले करने थे कि उनका शेड्यूल जो है बहुत टाइट हो गया, मीन्स वो ज़रा सा भी फ्री नहीं रहती थी। इट इज़ intriguing to watch Alvin function so effortlessly without hearing। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक की बात होगी कि अगर आप एल्विन को किसी फंक्शन में परफॉर्म करते देख रहे हो तो वो सेम म्यूज़िक वैसे ही बजाती थी और इतने अच्छे से कि लगता ही नहीं था कि वो बिना सुने उस म्यूज़िक को प्ले कर रही है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 2 आवर के डिस्कशन में जब वो अपनी स्टोरी बता रही है ना, तो 2 आवर्स के डिस्कशन में कहीं पे भी ये नहीं लगा कि एवलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या आपको उनसे कुछ अलग तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बताती हैं कि men with bushy beards give me trouble। She laughed। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। वो बताती है कि वो कैसे लोगों को पढ़ती थी या उनकी बातों को समझती थी। वो बोलती हैं कि मैं सिर्फ उनके लिप सिंक से उन्हें नहीं समझती थी कि हाँ वो क्या वर्ड बोल रहे हैं, मैं उनके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन से ये सारी चीज़ें समझती थी। तो जो बुशी बियर्ड्स मैन होते थे जिनके बहुत लंबे लंबे दाढ़ी होते थे तो उनको थोड़ा समझने में इन्हें ट्रबल होती थी और ऐसा बोल के वो हंसती है, ठीक है। तो वो बोलती है कि बहुत ही फ्लॉलेसली मीन्स बिना रुकावट के वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोल पाती थी। स्कॉटिश लिल्ट मीन्स है ना स्कॉटिश लैंग्वेज, और उनका स्पीच जो है वो बहुत ही क्लियर था क्योंकि वो बोलती है कि मैं जब तक 11 साल की थी मैं सुन सकती थी, इसीलिए मुझे बोलने में वर्ड्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं करती या ये नहीं बताती कि कैसे उन्होंने फ्रेंच सीखा, फ्रेंच लैंग्वेज, और मास्टरी की बेसिक जापानीज़ में। उन्हें मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आते थे। और एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, वो बताती है कि जो म्यूज़िक है वो मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स के एवरी बॉडी पार्ट्स में रग रग में बोलते हैं ना शामिल है, मेरे ब्लड में शामिल है। वैसे ही वो बताती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक जो है मेरी पूरी बॉडी में है। इट टिंजल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो बोलती है वो मेरे स्किन पे है, मेरे चिक बोन्स पे है, मेरे हेयर में है। वो बोलती है व्हेन शी प्लेस द xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। वो बोलती है जब मैं xylophone बजाती हूँ तो मेरे पूरे फिंगर टिप्स में उसकी जो साउंड है वो मुझे सुनाई देती है। और जब मैं ड्रम के पास लीन होती हूँ मीन्स उसमें टेकती हूँ या कुछ करती हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे उसका जो साउंड है मेरे बॉडी
के अंदर जो है ईको पैदा करता है और मुझे फिर वो सारे चीज़ें समझ में आती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और वो बोलती है जब वुडन प्लेटफॉर्म रहता है, वुडन स्टेज रहता है, तो वहाँ पे वो अपने जूते उतार देती है और जो वाइब्रेशंस है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के वो उसको महसूस करती है अपने खाली पैरों से। ठीक है। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. फिर ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, नॉट सरप्राइजिंगली, कि एवलिन जो है बहुत ही इन्जॉयमेंट कराती थी अपने ऑडियंसेस को। एक ग्रेट प्लेजर था ऑडियंसेस के लिए कि वो एवलिन को सुनते थे। और 1991 में उनको फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट मीन्स सोलो परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड दिया था, जो कि ये जेम्स ब्लेड जो उनके मास्टर है वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान ने भले ही उनकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है जिससे कि वो सुनने से भी ज़्यादा अच्छे से म्यूज़िक को महसूस कर सकती है और इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन बोलती है या फिर कन्फेस करती है कि वो समथिंग वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मीन्स बहुत ज़्यादा काम के प्रति समर्पण है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम ही पसंद है। और ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जैसा कि बाकी लोग क्लासिकल म्यूजिशियंस करते हैं, भाई अब उनको सुनाई देता है, वो सुनते हैं म्यूज़िक को, समझते हैं और फिर करते हैं, लेकिन एवलिन को सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और वो वर्कोहॉलिक भी है। और अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर और उन्हें बहुत से बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, वो जो रिवॉर्ड्स मिले वो कुछ नहीं है, मतलब वो जितना काम की वो रिवॉर्ड्स उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत मतलब उन्होंने वर्क किया, हार्ड वर्क किया, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो रेगुलर कंसर्ट्स होते और एवलिन जो है फ्री कंसर्ट्स भी देती थी, जहाँ पे प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में, मतलब जहाँ लोग बंदी बने रहते थे ना, प्रिजन करके उनको कैद करके रखते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, और उनको हाई प्रायोरिटी देती थी यंग म्यूजिशियंस को। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो है जो फंड इकट्ठा करते थे डेफ चिल्ड्रंस के लिए, वो बोलते हैं वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए। और दे सी, और वो ये देखते हैं कि ऐसा कोई जगह या ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते। वो अपने हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से एवलिन की तरह ही सक्सेस हो सकते हैं। तो एवलिन जो है एक इंस्पिरेशन थी डेफ चिल्ड्रंस के लिए। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और जितना उनकी एज थी उससे भी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करके उससे भी ज़्यादा अचीव कर चुकी थी। बोलते ना, अरे बाप रे, इतनी कम उम्र में उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। तो वैसे ही ये लाइन है कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा आज अचीव कर चुकी थी। और वो जो है परक्यूशन को, ऑर्केस्ट्रा को सारे लोगों के सामने लाती है और वो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है। इट कैन बी वेरी मूविंग, शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ she can do it, I can, and not the least she has given enormous pleasure to millions। और जब लोग उनको देखते थे, जो म्यूजिशियंस थे, जो हैंडीकैप थे, हैंडीकैप में अब सारे तरह के लोग आ जाते हैं, चाहे उनके हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, या वो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते। तो जब वो एवलिन को देखते थे तो उन्हें एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेते थे और वो ये सोचते थे कि जब ये कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो खुद कुछ कर सके और अचीव कर सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज।